जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे जो बात कर रहे थे, आज उसका लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग ने आर्टिकल 32 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आर्टिकल 32 के बाद नॉर्मली कोई बताता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 33, 34 और 35 ये आपके जो 3 आर्टिकल्स हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे 33, 34, 35 को एक ही वीडियो में हम लोग पूरा उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, नेवी है, एयर फोर्स है, पुलिस फोर्सेज हैं, तो इन लोगों के पास उतने सारे राइट्स नहीं होते हैं जितना मतलब एक आम आदमी के पास या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि वो प्रेस से बात नहीं कर सकते, या वो अपना एक संघ नहीं बना सकते, ठीक है, अपना एक यूनियन नहीं बना सकते। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये उनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेज हों या नेवी, एयर फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हों या पुलिस फोर्सेज हों, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है टू मतलब एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, पार्टी संघ बनाने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का, तो ये सब उनके जो फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, ये उतना ज़्यादा वो इंजॉय नहीं करते, या कह सकते हैं कि वो इंजॉय नहीं करते उतना जितना कि एक आम नागरिक मतलब उसको यूज करता है या उसको एंजॉय करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है, ये रेस्ट्रिक्शन हमारा जो मतलब उनके ऊपर जो लगाया जाता है, ये संविधान जो सरकार को या पार्लियामेंट को जो पावर देती है वो किस आर्टिकल से देती है, कहां से ये पावर मिलता है सरकार को या पार्लियामेंट को, वो आपका बात करता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 33 को यूज करके जो पार्लियामेंट है वो कानून बना के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या इसी के आसपास समकालीन जितने भी फोर्सेज भारत में हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ, मतलब समझ रहे हैं, तो इन सब के जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से कहे तो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट कर दिया जाता है या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने का पीछे का मतलब जो मेन मकसद है, मेन मकसद ये है कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन बनी रहे और वो अपने ड्यूटी के प्रति ज़्यादा मतलब ड्यूटी के प्रति ज़्यादा उनकी मतलब कर्तव्य जो उनका हो वो देश के प्रति बना रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो प्रेस के सामने जो भी मन करे वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे नेता लोग होते हैं, आपको पता ही होगा कि बस माइक उनको सामने आप पकड़ा दीजिए, उसके बाद तो फिर नेता लोग क्या बोलेंगे भगवान भी नहीं जानते। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम उनको खुली छूट दे दें तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ट्रस्ट पे चलता है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होती हैं। अगर वो चीज़ें बाहर आ जाएँ तो कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और वो आपको पावर देता है आर्टिकल 33। ठीक है, और ये जो ये आपका आर्टिकल 33 है, इसके अंतर्गत जो लॉ बनाने का, जो कानून बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो इसी को यूज करके जो हमारे यहाँ जो लॉ बने हैं कुछ, उसमें है आपका द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1950, द एयर फोर्स एक्ट 1950, द पुलिस फोर्सेज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1966। ठीक है, अब इसमें इनको मतलब क्या क्या इनको रिस्ट्रिक्शन किया गया है, राइट टू स्पीच, राइट टू मेक मतलब वो जो क्या बोलते हैं यूनियन, ठीक है, एसोसिएशन नहीं बना सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो ही गया। इसके अलावा ये लोग मतलब जो कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट होता है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते ये। ठीक है, जैसे हड़ताल या जो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई भी फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जब उनको अपना वेजेस बढ़ाना होता है या उनको जो पैसे बढ़ाने होते हैं तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्सेज हैं इनको स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, ये इनको पूरी तरह से इसको रोका गया है। ठीक है, इसका सिर्फ अभी तक के मतलब हम लोग जहाँ तक देखें तो एक बार ऐसा देखने को मिला है जब दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो पहली बार जो पुलिस वाले थे उन्होंने मतलब एक तरह से अपना मतलब वो पावर दिखाने के लिए उन लोगों ने इकट्ठा हुआ था और एक तरह से स्ट्राइक का रूप ले रहा था। लेकिन याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से उनके ये जो स्ट्राइक करने का, जो हड़ताल करने का, प्रोटेस्ट करने का जो उनका अधिकार है वो पूरी तरह से आर्टिकल 33 उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 33 है। अगला है आपका आर्टिकल 34। आर्टिकल 34, ठीक है, देखिए आर्टिकल 34 में मेनली आपने एक वर्ड मतलब एक सुना होगा, मार्शल लॉ। ठीक है, सैन्य कानून हिंदी में उसको बोलते हैं, मार्शल लॉ। ठीक है, तो
जब कहीं पे भी पूरे भारत के अंदर अगर मान लीजिए कहीं पे दंगा आ जाए, फसाद आ जाए, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस एरिया में क्या करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वहाँ पे मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून स्थापित कर सकती है। ठीक है, और सैन्य कानून जब आपका स्थापित हो जाएगा तो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी आपके मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। ये आपका पावर देता है आर्टिकल 34। ठीक है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का पावर नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा कि मार्शल लॉ जो है सैन्य कानून, उसका सीधा सीधा मतलब एक तरह से सैन्य कानून का मतलब कह सकते हैं कि सैन्य का जो मतलब एक तरह से शासन हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे और पूरा जो एरिया होगा वो आर्म फोर्सेस के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, सैन्य कानून का मतलब सीधा सीधा यही है, यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से जो वो है एक तरह से आर्मी के अंदर में आ जाएगा सब कुछ, तो इतना सिर्फ समझना है। ठीक है, और हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ एक जगह मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून का वही जिक्र मिलता है, वो आर्टिकल 34 में। ठीक है, इसको वो भी अच्छे से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ के अंतर्गत, सैन्य कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होंगी या क्या नहीं होंगी। ठीक है, अब अगला है 35, लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 35 में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ ऐसे मतलब रूल्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है कि इन आर्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, सिर्फ और उसी के पास सिर्फ पावर है कि वो इस पर कानून बना सकती है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो ऐसा कानून वो बनाए। ठीक है, इसमें आपका आता है आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32(3) और आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32(3) और आर्टिकल 34। ठीक है, ये तीन आपके ऐसे आर्टिकल हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, अदरवाइज इस पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि इस पे वो लॉ बना सके या कानून बना सके। तो इसके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके बारे में आर्टिकल 35 आपका मतलब 35 इस पे बात करता है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो आपका स्टार्ट होता है वो आता है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस पर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।